तो बेटा नया चैप्टर है, नया चैप्टर है, थोड़ा थ्योरी का है, ठीक है। तो ये इसकी रीडिंग मैं करवा देता हूं आपको यहाँ से बुक से ही, क्योंकि इतनी रिएक्शंस वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो नया चैप्टर है बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है लार्जर मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स। उन बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर। देखो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्जर मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उनमें प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है। लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। स्टार्च, सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट्स ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये नेचुरल पॉलीमर हो गए। ये बेटा पॉलीमर है मगर नेचुरल पॉलीमर है। अच्छा, दूसरा आर्टिफिशियल पॉलीमर होते हैं, ठीक है, जो मोनोमर से बनाते हैं। वैसे तो पॉलीमर जितने भी सारे मोनोमर से ही बनते हैं, मगर उनको हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल में जो है पॉलीइथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, नाइलून, टेरिलीन, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे और आर्टिफिशियल स्टायरिन, पॉलीस्टायरिन, बहुत ज्यादा पॉलीमर्स हैं जिनको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो पॉलीमर दो टाइप के हैं, एक नेचुरल पॉलीमर है, अच्छा, दूसरे हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर। अब देखो पॉलीमर की हिस्ट्री है, और लास्ट ईयर में से काफी क्वेश्चंस आए थे, इसकी हिस्ट्री में से आए थे कि पॉलीमराइजेशन की स्टार्टिंग कब हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा थ्योरी है, और इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस थोड़े कुछ आपको यार सन याद करने पड़ेंगे इनके। कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीमर है बेटा, पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनकी हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई थी, कब से इनकी हाइपोथेसिस का वजूद आया था? 1920s के अंदर, ये याद कर लो। 1920s के अंदर स्ट्रडिंजर ने इसका कंसेप्ट दिया था। देखो 1920s के अंदर स्ट्रडिंजर ने मैक्रो मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उसने दो मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल भी दी थी, दो मॉलिक्यूल्स के चेन स्ट्रक्चर प्रोपोज किए थे। अब उनमें एक है पॉलीस्टायरीन। बेटा पॉलीस्टायरीन ये होता है जो स्टारीन से बनता है, यह है स्टारीन। और स्टारीन की जब पॉलीमराइजेशन होगी, बेटा स्टारीन की जब पॉलीमराइजेशन होगी तो बनेगा पॉलीस्टायरीन। इनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी डबल बॉन्ड की वजह से। ये स्टायरीन है, ये मोनोमर है बेटा, ये मोनोमर है। इसी से जो आगे पॉलीमर बनेगा उसको कहेंगे पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम आगे चलकर। और दूसरा है पॉलीस्टायरीन रबड़। अच्छा, दूसरा है पॉलीऑक्सीमिथाइलिन, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन। तो बेटा पॉलीऑक्सीमिथाइलिन का ये वाला फार्मूला बन जाता है, ये होगा पॉलीऑक्सीमिथाइलिन, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन। मिथाइलिन को CH2 लिखते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन लगी होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पॉलीऑक्सीमिथाइलिन ये पॉलीमर है बेटा, ये क्या है, पॉलीमर है। इन का निशानी पॉलीमर की है। तो स्ट्रडिंजर ने दो मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन को डिस्क्राइब किया था। एक स्टायरीन, इससे बन जाता है पॉलीस्टायरीन, ये मोनोमर है, इसी से पॉलीमर बनेगा पॉलीस्टायरीन। अच्छा, दूसरा बनेगा पॉली ऑक्सीमिथाइलिन, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है लार्जर मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है पॉलीमर। और वो पॉलीमर जो बनता है वो छोटे यूनिट से बनता है, स्मॉलर यूनिट से बनता है, जिनको हम कहते हैं मोनोमर। देखो बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है पॉलीमर, और वो पॉलीमर जो बनता है वो स्मॉल यूनिट से बनता है, जिसको हम कहते हैं मोनोमर। पॉलीमर का जो छोटा यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमर। मोनोमर का मतलब है एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ मिलेगा, दूसरा तीसरे के साथ मिलेगा, तीसरा चौथे के साथ, और एक ह्यूज मॉलिक्यूल बन जाता है, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। उस बड़े मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पॉलीमर। ठीक है। और जो स्मॉलर यूनिट होगा उसको हम कहेंगे मोनोमर। तो ये कहता है मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीमर, मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर, ठीक है, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। पढ़ा है, पता ही है आपको कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा वो लार्जर मॉलिक्यूल होगा, या पॉलीमर होगा वो लार्जर मॉलिक्यूल होगा। बनता है छोटे यूनिट से, छोटे रिपीटिंग यूनिट से। रिपीटिंग का मतलब रिपीटेशन होगी। ठीक है। जैसे एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, इस तरह अमाइनो एसिड की आपस में रिपीटेशन होगी। या इथिन, एक इथिन का मॉलिक्यूल दूसरे इथिन के साथ मिल जाता है, दूसरा तीसरे के साथ मिल जाता है, तीसरा चौथे के साथ। तो उनके रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। रिपीटिंग यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर। बेटा, रिपीट होने वाले यूनिट, उनको हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है। तो एक होता है पॉलीमर, और पॉलीमर जिससे बनता है रिपीटिंग यूनिट से, उनको कहते हैं मोनोमर। मोनोमर का मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल, और जो पॉलीमर है वो लार्जर मॉलिक्यूल है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है। इसके अंदर कोई इस तरह की पढ़ने जैसी चीज नहीं है इसके अंदर। अच्छा बेटा, यहां पे दिया गया मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक भी हैं और इनऑर्गेनिक में भी हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर भी बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक में जेंट जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें डायमंड, डायमंड में नेटवर्किंग है। देखो डायमंड को जो बताया गया यहाँ पे, क्योंकि डायमंड के अंदर नेटवर्किंग है कार्बन की, कार्बन का एक बड़ा नेटवर्क है। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का एक बड़ा नेटवर्क है। हालांकि दोनों एलिमेंट है मगर इनके अंदर नेटवर्किंग है। इसके अलावा सेंट जो सिलिका, उसके अंदर भी नेटवर्किंग है। इसके अलावा कार्बोरिंडम जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड, उसके अंदर भी नेटवर्किंग है। तो इनको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। ये बेटा इनऑर्गेनिक है, इनको कहा जाता है ये नेटवर्क सॉलिड है। डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, और सिलिका जो होती है सेंट, SiO2, या कार्बोरिंडम, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर भी नेटवर्किंग है। SiC, बेटा SiC मतलब एक सिलिकॉन होगा उसके साथ 4 कार्बन, कार्बन के साथ 4 सिलिकॉन, इस तरह एक नेटवर्क होता है इनका आपस में। ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक, मगर इसका भी इतना जरूरी नहीं है, वैसे इनऑर्गेनिक के अंदर ये हम पढ़ लेंगे। अब इनमें ऑर्गेनिक में एक होता है बायोपॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर है ये बायोपॉलीमर। अच्छा, दूसरे सिंथेटिक पॉलीमर जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, दोनों को हमने पढ़ना है। बायोपॉलीमर हमने पढ़ना है, मतलब लिपिड पढ़ना है, हमने लिपिड पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम प्रोटीन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर हमने पढ़ना है। ये यहाँ पे तो नाम लिखे हुए हैं, मगर आगे सबको डिटेल में पढ़ना है। लिपिड को भी पढ़ना है, प्रोटीन को भी पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी, न्यूक्लिक एसिड को भी हमने डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ नाम जस्ट लिखे हुए हैं। सिंथेटिक पॉलीमर में प्लास्टिक, बेटा जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे हमने पढ़ने हैं। सिंथेटिक फाइबर जो धागे बनते हैं वो भी हमने पढ़ना है। रबड़ जो बनती है सिंथेटिक, वो भी हमने पढ़नी है। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं या आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं।
और ये नेचुरल पॉलीमर है। तो इसका मतलब इसके अंदर हम नेचुरल पॉलीमर भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस दिया गया है कि भाई नेचुरल पॉलीमर कौन से हैं, ये नेचुरल पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, और ये है सिंथेटिक पॉलीमर। अच्छा, अब कहा गया कि वर्ड पॉलीमर है क्या। बेटा पॉलीमर ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। पोली का मतलब है मेनी, पोली लफ्ज का मतलब है मेनी, और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स। These larger molecules are known as polymer या macromolecules, and the process is called polymerization. देखो बेटा, पोली का मतलब है मेनी और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। ग्रीक वर्ड है पॉलीमर का मतलब है मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स। और लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कहेंगे पॉलीमर, और प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग के बारे में बताया गया पहले कि जो पॉलीमर है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। पोली का मतलब है मेनी, और मर का मतलब होता है यूनिट भी कह सकते हैं, पार्ट कह दो, या मॉलिक्यूल बोलो। मर का मतलब मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, यूनिट भी कह सकते हैं, पार्ट भी, जो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर। बेटा पॉलीमर का स्ट्रक्चर कहते हैं, पॉलीमर जो है वो बनता है किसी रिपीटिंग यूनिट से। अभी पढ़ा था, रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। जो पॉलीमर है वो रिपीटिंग यूनिट्स से बनता है, उस रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। वो जो मोनोमर है आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पॉलीमर है वो बनता है स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से, जिनको हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। इन सम केसेस रिपीटिंग यूनिट्स इज लीनियर। रिपीटिंग यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, लीनियर होते हैं। जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो क्या है, लीनियर है, तो बनेगा लीनियर चेन पॉलीमर। अगर जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं या मोनोमर लीनियर हैं तो क्या मिलेगा, लीनियर चेन पॉलीमर मिलेगा। अगर वो ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेड भी हो सकते हैं और इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं, टू फॉर्म थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। तो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये लीनियर है, ये एक मोनोमर, और ये इनके दरमियान लिंक है। ये एक मोनोमर है, ये दूसरे मोनोमर के साथ लिंकेज है लीनियर चेन में, ये लिंक हो गया। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन को कहेंगे लीनियर पॉलीमर। बेटा ये लीनियर पॉलीमर है। देखो मोनोमर जो है वो लीनियरली अटैच है आपस में। ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ये चौथा मोनोमर, ये चार मोनोमर से आपस में कंबाइन। इससे ज्यादा मोनोमर्स होंगे मगर ये क्या बनेंगे, लीनियर पॉलीमर बनेंगे। ये क्या बनाएंगे, लीनियर, इसके अंदर कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, ये लीनियर पॉलीमर है। अच्छा, अब आते हैं, देखो ये एक मोनोमर है, आगे इसकी ब्रांचेस हो गई। ठीक है, आगे देखो इसकी ब्रांचेस हो गई, ये एक ब्रांच निकल गई और ये दूसरी ब्रांच हो गई इसकी। तो इसको क्या कहेंगे हम, ब्रांच लीनियर पॉलीमर। ब्रांचेस लीनियर पॉलीमर मतलब इसके अंदर लीनियर है मगर इसके आगे ब्रांचेस भी हैं। इसके अंदर देखो कोई ब्रांचेस नहीं है। अच्छा, उसके बाद है बेटा, ये देखो ये मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर, ये इनका बीच में लिंक है। तीसरा मोनोमर है, ये इनके दरमियान लिंकेज है।
एक लीनियर चेन, देखो एक लीनियर चेन और ये दूसरी लीनियर चेन है। ये लीनियर चेन होगी, देखो दूसरी, और ये तीसरी लीनियर चेन है इनकी, ये लीनियर चेन होगी मोनोमर्स की। मगर ये लीनियर चेन जो है इंटर कनेक्टेड भी है, आपस में कनेक्टेड भी है। देखो ये लीनियर चेन यहां से कनेक्टेड है, यहां से इनका कनेक्शन है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, क्रॉस लिंक लीनियर पॉलीमर या इंटरकनेक्टेड पॉलीमर। इसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड, का मतलब इनका आपस में कनेक्शन है। तो देखो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। तो एक लीनियर पॉलीमर हो गया बेटा, एक लीनियर पॉलीमर। दूसरा क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर होता है। और तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या इंटरकनेक्टेड पॉलीमर। ये इंटरकनेक्टेड पॉलीमर, इनका आपस में कनेक्शन है। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखो दोबारा पॉलीमर के अंदर मोनोमर होता है और मोनोमर की रिपीटेशन होती है। अच्छा, और रिपीटेशन को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। बेटा रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर के लिए हम एन लगा देते हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1000 हैं, 1000 इथिन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीपी जिसको कहा जाता है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि कितने मोनोमर जो आपस में कनेक्टेड हैं। बेटा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब है कितने मोनोमर के यूनिट्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसमें देखो द लेंथ ऑफ द पॉलीमर, जो पॉलीमर की लेंथ होगी बेटा, लंबाई, जो पॉलीमर की लेंथ या लंबाई जो होती है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे, या वो डिपेंड करती है रिपीटिंग यूनिट्स पे, कि रिपीटिंग यूनिट्स कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो रिपीट हुए हैं। सपोज करते हैं ये है विनाइल क्लोराइड। अच्छा, विनाइल क्लोराइड है, इसके 1000 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स विनाइल क्लोराइड के कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखेंगे, इनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। बेटा यहाँ पे आपको 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड है ये, इनके अंदर में डबल बॉन्ड है, मोनोमर के अंदर डबल बॉन्ड है। मगर पॉलीमर जो बनेगा, जाहिर है एडिशन पॉलीमराइजेशन डबल होगी आपस में। अब देखो 1000 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए इनके, 1000 मॉलिक्यूल्स की चेन बनी है। 1000 मॉलिक्यूल्स की चेन का मतलब ये लेंथ ऑफ द चेन होगी, कि भाई लेंथ ऑफ द चेन में 1000 के मॉलिक्यूल्स जो है विनाइल क्लोराइड के आपस में पॉलीमराइज हुए, जिसको हम कहेंगे पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये कहता है लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन, जो पॉलीमर चेन की लेंथ होगी, लंबाई होगी, इज स्पेशलाइज्ड बाय द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। वो डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स पे डिपेंड करता है। रिपीटिंग यूनिट्स के मतलब कितने यूनिट्स रिपीट हुए। इसका मतलब जो लेंथ है वो डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स पे, कि कितने यूनिट्स जो है वो रिपीट हुए हैं, कितने यूनिट्स आपस में कंबाइन हुए हैं, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन या डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या डीपी कहते हैं इसको। तो ये टर्म नोट कर दो कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि कितने रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलीइथीन, लीनियर पॉलीइथीन, लीनियर पॉलीइथीन। मैंने पॉलीविनाइल क्लोराइड का एग्जांपल दिए, मगर कह रहे कि लीनियर पॉलीइथीन, तो जाहिर है उसमें इथीन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे। इस देखो इथीन है ये मोनोमर है,
इनकी तादाद n है। अब n 1000 2000 3000 जितनी भी हो जाए, ठीक है। आगे जो मोनोमर बनेगा उसके अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। बेटा जो पॉलीमर बनेगा उसके अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये मोनोमर है, मोनोमर के अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इनके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी और CH2 होगा। इधर एन लगा दो तो उसको कहेंगे पॉलीइथीन। बेटा डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तब इनके आपस में एडिशन हुई है, डबल बॉन्ड टूटा उसके बाद ये आपस में ऐड हो गए डबल बॉन्ड के जरिए और बन गया पॉलीइथीन। और ये जो एन है ये है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कि कितने मोनोमर जो आपस में कंबाइन हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो रिपीटिंग यूनिट्स हैं। बेटा जो जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिसको हम एन से शो करते हैं, ये जो एन है ये रिपीटिंग यूनिट्स को जाहिर कर रहा है। और एन की तादाद लार्जर होगी, बड़ी तादाद होगी, 1000 2000 3000 जितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर, जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास होगा वो दो चीजों में डिपेंड करेगा, एक मोनोमर का मास पे, मोनोमर के मास को मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से। बेटा जो मोनोमर का मास है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन, डीपी से मल्टीप्लाई करना है। सपोज कहते हैं ये इसका ये मोनोमर है। अब कार्बन के दो एटम है, कार्बन के दो एटम का मास 24 होगा और 4 उसके अंदर ऐड कर दें 28। 28 मोनोमर का मास है, 28 रिपीटिंग यूनिट्स का मास है, रिपीटिंग यूनिट्स। अब अगर इथिन के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। अच्छा ये विनाइल क्लोराइड है बेटा, ये विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड इसके एन मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब देखिए विनाइल क्लोराइड जो मोनोमर का मास कितना है, बेटा रिपीटिंग यूनिट्स का मास कितना है उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एन से। अब रिपीटिंग यूनिट्स इसमें देखो CH2 CHCl है, ठीक है, कार्बन 2 हैं 24, कार्बन का मास हो गया, हाइड्रोजन का मास 3 होगा और क्लोरीन का 35.5 होगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है एन की वैल्यू से। अगर एन की वैल्यू 1000 है तो उसको मास को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एन की वैल्यू 2000 है तो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एन की वैल्यू 3000 तो 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एन की वैल्यू 500 तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है जो रिपीटिंग यूनिट होगा, रिपीटिंग यूनिट बेटा इसको हम रिपीटिंग यूनिट्स बोलते हैं, उसके मास को मल्टीप्लाई से। तो ये कहता है जो मास ऑफ पॉलीमर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट एंड द डीपी, ठीक है। तो आप देखो 24 3 और 35.5 को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, या जो भी मोनोमर का मास होगा, जो रिपीटिंग यूनिट्स का मास होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे डीपी से, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉलीमर का मास मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना है, कल इंशाल्लाह आगे हम पढ़ लेंगे।